Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जानेंगे 10 MCQ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलोइंग. तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम खाना सटकते हैं तो वह सटकने के दौरान वो एयरवे में यानी कि ट्रैकिया में जाने से कौन सा जो स्ट्रक्चर वो बचाता है खाने को. ऑप्शन नंबर ए हमारा एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लोटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सॉफ्ट पैलेट या ऑप्शन नंबर डी हमारा वोकल कॉर्ड्स. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस बेसिकली एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो कवर करता है लैरिंग्स को ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ द फूड. तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, ये आपका एपिग्लोटिस है और जब जो है हम खाना खाते हैं तो ये जो है फोल्ड हो जाता है और जो खाना है बेसिकली वो एपिग्लोटिस में जाता है और जब बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है जो है एयरवे की तो यह अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. तो सटकने के दौरान ये जो है फ्लैप हो जाता है, टिश्यू कवर कर लेता है लैरिंग्स को. तो आई होप आपको जो है डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कंडक्टिंग जोन के अंडर नहीं आता रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा एल्वेलाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा नेजोफेरिंग्स. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्वेलाई. एल्वेलाई जो है वो हमारा कंडक्टिंग जोन में बेसिकली नहीं आता. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेसिकली हमारे आते हैं नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ये हमारे ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स. कंडक्टिंग जो जोन है उसमें सभी स्ट्रक्चर आते हैं जो एयर का ट्रांसफ़र करते हैं टू दी लंग्स, वाइल जो एल्वेलाई है वो रेस्पिरेटरी जोन में आता है जो गैस एक्सचेंज करता है. तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो है बार पूछा गया है एग्जाम में. सो प्लीज़ कीप माइंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है एयर फ्लो को कि कौन सी डायरेक्शन में जो है एयर जाएगी, वह आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द एयर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑक्सीजन डिमांड बाय टिश्यूज़. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स. तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो जो एयर है वो बाहर से जो है अंदर की तरफ जाती है, तो हायर प्रेशर जो है वो अपनी तरफ खींचता है, हायर टू लोअर की तरफ जाती है, बेसिकली हमारी जो है एयर मूव करती है. तो इनहेलेशन के दौरान जो है प्रेशर है वो बेसिकली इनहेल करते हैं हम तो एयर जो है इनटू दी लंग्स जाएगी और एक्सहेल के दौरान बाहर जाएगी क्योंकि जो है प्रेशर वो बाहर की तरफ होता है. तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो बेसिकली एयर को अंदर की तरफ खींचती है. तो इट्स ऑल अबाउट दी प्रेशर कि प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है. तो ये यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं इंस्पिरेशन और ये हमारा एक्सपिरेशन है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपन्स टू द इंटरप्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. तो इंटरप्लूरल जो प्रेशर है इंस्पिरेशन के दौरान उसमें क्या होता है वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी हमारा इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इट बिकम्स पॉजिटिव. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इट बिकम्स मोर नेगेटिव. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, जो चेस्ट वॉल है वो एक्सपेंड कर जाती है और जो वॉल्यूम ऑफ प्लूरल कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या है जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो नेगेटिव चला जाता है, जिससे जो है लंग्स इन्फ्लेट कर सकते हैं, हेल्प टू इन्फ्लेट दी लंग्स. तो आप डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा, जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह अंदर आता है और जब एल्वेलाई में फिल हो जाते हैं जो है एयर और उसके बाद जो है प्लूरल कैविटी में जो है प्रेशर क्रिएट हो जाता है.
तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एल्विलर सेल्स। तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि टाइप 1 सेल्स फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज वेयर एज टाइप 2 सेल प्रोड्यूस सर्फेकेटेंट। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा टाइप 1 सेल्स प्रोड्यूस सर्फेसेटेंट या टाइप 2 सेल्स फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी कहता है टाइप 1 सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस वाइल टाइप 2 सेल्स एब्जॉर्ब CO2। ऑप्शन नंबर डी कहता है टाइप 1 सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन या टाइप 2 सेल्स रेगुलेट pH। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाइप 1 सेल फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज और टाइप 2 सेल्स प्रोड्यूस सर्फेकेटेंट। तो हेयर यू कैन सी जो टाइप 1 एल्विलर सेल्स है वो थिन होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है एल्विलर सरफेस का वो जो है कवर करते हैं, तो इससे जो है गैस एक्सचेंज होती है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो टाइप 2 सेल्स हैं वो बेसिकली सर्फेकेटेंट यानी कि जो भी सरफेस एरिया है उसको बनाने का काम करते हैं, बेसिकली सर्फेकेटेंट का काम करते हैं, जिससे सरफेस की जो टेंशन है वो है वह जो है कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज हाइपर वेंटिलेशन अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो हाइपर वेंटिलेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है पार्शियल प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड की, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट इंक्रीज PCO2, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डिक्रीज बेसिकली CO2, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन CO2, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट इंक्रीज ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट डिक्रीज CO2 यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ये है जो है कम हो जाता है। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि एक्सपल्शन ऑफ CO2 यानी कि बॉडी से जो है ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सपल्शन होता है बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है रिड्यूस हो जाता है हमारा पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड, जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने का खतरा बन जाता है। उसके सिम्टम्स देख सकते हैं आप इस डायग्राम की मदद से। जब ज़्यादा जो है CO2 रिलीज़ हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है बॉडी से, तो सीजर हो सकते हैं, डीप रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, और जो BP है वह लो BP भी हो सकता है, हाइपोक्लेमिया भी हो सकता है, लेथार्जी भी हो सकती है, कन्फ्यूजन बेसिकली लेजीनेस पूरा आ सकता है, लाइट हेडनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब जो कारण है ये भी बेसिकली इसी की वजह से आते हैं। नमनेस है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है, और बेसिकली एंग्जाइटी, फियर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल इन्वॉल्व इन फोर्स्ड एक्सपिरेशन। तो कौन सी जो मसल है वह इन्वॉल्व नहीं है फोर्स्ड एक्सपिरेशन में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्डोमिनल मसल, ऑप्शन नंबर सी हमारा डायफ्राम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो प्राइमरी इन्वॉल्व होता है इंस्पिरेशन में, और फोर्स्ड जो एक्सपिरेशन होती है यानी कि बाहर की तरफ जब एयर जाती है तो उसमें बेसिकली इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व होती है। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम मसल्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें तो इसमें स्टर्नोक्लेनोइड, मेस्टोइड, स्कोलिनेस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टलिसिस और डायफ्राम होती है। ये इंस्पिरेशन के दौरान में जो है मसल्स काम में आती है, वेयर एज जो मसल्स एक्सपिरेशन के दौरान में आती है वो इंटरनल इंटरकोस्टलिस है और एब्डोमिनल मसल्स है जो भी इसमें मेंशन थी। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ओनली आपकी जो है डायफ्राम मसल जो है काम में आती है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन में जो है ये मसल काम में नहीं आती। तो आई होप आपको जो है डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी एल्वुलर स्पेस। तो वह कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में जो है एल्वुलर स्पेस में जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाने से बेसिकली वह कौन सी कंडीशन है जिसमें एल्वुलर स्पेस में फ्लूइड भर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी एडीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्रोंकाइटिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा अस्थमा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा जो है वह केस है जिसमें जो एल्वुलाई है बेसिकली उनमें जो है फ्लूइड की
व्हेन फ्लूइड लीक्स इनटू द एल्वेलाई, जिससे जो है गैस एक्सचेंज होने में एफिशिएंसी में कम होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा जो है चेस्ट एक्सरे है। इसमें आप जो है पैचेज और देख सकते हैं, ये बैट साइन है और शेडोइंग क्रिएट हो गई है जो है, और वाइट आपको जो है जो शेडो दिख रही है, और ये बेसिकली बैट एयर स्पेस बैट के विंग जैसा जो है आपको दिख रहा है, और सीपी एंगल भी इसमें ब्लंट होते हैं। तो ये सब आपके जो है साइन होते हैं बेसिकली पल्मोनरी एडिमा के। तो आई होप आपको जो है डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग व्हाट। तो एक रिफ्लेक्स होता है जिसका नाम है हियरिंग ब्रूअर, वो किसको प्रिवेंट करने के लिए होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एटलैक्टोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। तो ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स बेसिकली क्या है कि जो हायर ब्रूअर रिफ्लेक्स है, ये इसमें क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो लंग्स को ओवर इन्फ्लेमेशन होने से, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंड होने से, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उसकी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को क्रॉस होने से जो है इसको प्रिवेंट करता है, रोकता है बेसिकली इंस्पिरेशन को, किसकी मदद से, स्ट्रेच रिसेप्टर की मदद से। अब इसमें आपको समझाते हैं कि क्या होता है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, और हमारी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए जो है एल्वेलाई तक हमारी जो है एयर पहुंचती है। तो जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो एक पॉइंट तक ही आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसके बाद जो है उस इंस्पिरेशन को रुकना होगा, नहीं तो आप इंस्पिरेशन ही करते रह जाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली लंग्स में होता है नियर दी बेसिकली आपके जो ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद बिफोर दी एल्वेलाई आपके पास जो है स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, लंग के स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर का काम क्या होता है, जब आपके एल्वेलाई बिल्कुल फिल हो जाते हैं या आपकी जो लंग कैपेसिटी है वह फुल हो जाती है, तो उसके बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वह सिग्नल भेजते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल करता है इस चीज़ को, रिफ्लेक्सेस को। तो सीएनएस के द्वारा जो है वेगस नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स हैं और भी नर्व्स हैं, ये सिग्नल भेजती हैं डायफ्राम को, इंटरकोस्टल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को। तो ये सब जो मसल्स है वह रिएक्ट करती हैं, एक्शन में लाती हैं और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करती हैं। तो एक लिमिट तक आप जो है इंस्पिरेशन कर सकते हैं, तो उसको बेसिकली एक ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो ओवर एक्सपेंडेड ना हो जाए आपके लंग्स, तो उसका काम जो है स्ट्रेच रिसेप्टर के द्वारा होता है। तो आई होप आपको जो है हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आपको जो है समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हैं। कमेंट कीजिएगा इफ़ यू still not understand this topic. Question number 10, which respiratory volume represent the amount of air that can be forcefully exhaled after a normal tidal expiration? तो वह कौन सा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसमें एयर को जो है बाहर फोर्सफुली एक्सेल किया जाता है आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन होने के बाद भी जो है फोर्सफुली अगर आप एक्सेल्ड करते हैं तो वह कौन सा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेशन के बाद जो है कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो रह जाती है, तो उसको एक्सेल्ड किया जाता है फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद, तो वह कहलाती है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।